सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रेणु जी, आजकल कुछ बातें जो बहुत ज्यादा सुनाई दे रही, वो ये सुनाई दे रही कि बड़ी सावधानी से रहना है। अच्छा, हमें लगा तुम कुछ बताने जा रही हो, बड़ा सीक्रेट सा। सीक्रेट ऐसा नहीं, सीक्रेट बातें तो सखी सहेली में हमारी सखियां हमें बताते रहती, हाँ, बीच बीच में बताते रहते हैं, हमारे जो श्रोता जुड़ते रहते हैं हमारे साथ। वैसे आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं। आज हम कुछ उड़ानों की बात करेंगे और वो उड़ान बहुत खास है क्योंकि अंतरिक्ष की उड़ान का जिक्र करने वाले हैं हम। जी हाँ, क्योंकि आज खास दिन है ना, आज इसलिए करेंगे। यानी कि अंतरिक्ष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ मानव अंतरिक्ष उड़ान का। हाँ जी, तो उसकी बात हम करेंगे। और इसके अलावा आज हम अपनी एक साहित्य में के अंतर्गत अपनी एक ऐसी सखी विशेष में हाँ, सुमित्रा कुमारी सिन्हा की बात करेंगे और भी कुछ कर लेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर पता चल ही जाएगा। अच्छा, लेकिन कुछ कलाकृतियों के बारे में बात करेंगे ना। हाँ, कलाकृतियों के बारे में हम क्योंकि बात करते हैं आज सोमवार के दिन भारतीय कला के बारे में, तो आज हम उड़ीसा की एक कला के बारे में बात करने वाले हैं, पट्टचित्र। तो हमारे सुनने वाले जो हैं वो बहुत हमें पता है कि कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये देखा है कि कुछ ना कुछ बात जरूर निकल आती है। जी हाँ, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि हम जो यहाँ बैठे हैं वही बहुत कुछ जानते हैं। जानते तो हम भी नहीं है, लेकिन खोजबीन करते रहते हैं कि कुछ जिज्ञासा हमारे मन में रहती है और कुछ ऐसी चीजें जो मिल जाती हैं, लगता है कि हमें अपने साथियों से साझा करना चाहिए, उन्हें भी बताना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो हमें बड़ी अचंभित करती हैं वो हमें सबसे बांटना चाहिए, तो हम बात कर लेते हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस समय रेडियो सेट पर बैठे हैं, उन्हें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आप बताइए फेसबुक के माध्यम से कि आप क्या साझा करना चाहते हैं ना। तो बाहों में आसमान आ गया था जब ये दिन आया था, यानी 12 अप्रैल का। वैसे ख्वाबों में तो हम जब तब उड़ते रहते हैं और बाहों में लेते रहते हैं, न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन हकीकत तो भाई 12 अप्रैल को हुई है ना, पूरी। बिल्कुल। उस दिन यूरी गैगरिन जो थे, उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष के लिए वो रवाना हुए थे। 27 साल की उम्र थी उस वक्त उनकी सिर्फ, और उन्होंने आउटर स्पेस में कदम रखा, इतिहास रच दिया। और इसीलिए इस दिन को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जी, और इसके अलावा 12 अप्रैल को 1981 में कोलंबिया द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्पेस शटल STS-1 की तिथि को भी इसलिए याद किया जाता है ना। और भाई ये पूर्वी सोवियत संघ के नागरिक थे यूरी गैगरिन, और 12 अप्रैल तो जैसे तिथि बता दी गई, लेकिन ये था सन 1961 को। वो स्कॉट नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी गई थी, और जिसके साथ ये जाहिर है कि पहले व्यक्ति बन गए। और इस तरह से 12 अप्रैल को हम ये मनाने लगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, है ना। और रेणु जी, बड़ा दिलचस्प एक बात, इन्होंने एक शब्द बोला था चलते समय जब ये जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था पोए खाली, जिसका अर्थ होता है अब हम चले। क्या बात है। तो ये दुनिया के लिए ऐसा समय था जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है, और सभी की सांस जो थी वो थमी हुई थी। और फिर अचानक फिर वो चीज सच हो गई। जी, तो ऐसी ही कुछ लाइनें होती हैं। ये एक और लाइन याद आती है, ये है, लिखा हुआ है कहीं के कैप्शन में लिखा हुआ है, यानी 1959 के लाइका कॉस्मोस में पहला यात्री। अब हमारे सभी साथियों को याद आ रहा होगा लाइका का, यानी कि फिर से अब बात आती है रूस की। 1954 से 3 नवंबर 1957 एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था, मादा कुत्ता, जो अंतरिक्ष में पहले जानवरों में से एक बन गया। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ये पहला जानवर। मॉस्को की सड़कों पे भटकने वाली लाइका को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 में रहने के लिए चुना गया था, और जिसे 3 नवंबर 1957 को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तो ये कह सकते हैं कि ये 1961 में यूरी गैगरिन के जाने के पहले एक तरह से नींव पड़ गई थी, एक प्रयोग कर लिया गया था। हाँ, और ये जो हमने पहली लाइन बताई है, ये है एक टिकट है, डाक टिकट, जिस पर कि लाइका का चित्र बना हुआ है, और थोड़ा सा शटल और स्पेस का उसमें थोड़ा सा एक चित्र है। ऐसी आभा दिखाई गई है कि ये गई थी ये पहले बड़ी शान से। तो कुछ इस तरह से हम मानव जो है वो सोचते हैं कि कहाँ कहाँ उड़ चले और कहाँ कहाँ चल पड़े, है ना। बिल्कुल। और जब हमारी ये उड़ान कई बार हमें ऐसे
दुनिया में भी ले जाती है, जो हमारे लिए बिल्कुल अनजानी है। जैसे कि ये अंतरिक्ष का जो इतना बड़ा साम्राज्य, ये तो पहला मतलब शुरुआत के कुछ कदम है। आगे तो बहुत सारे हम भारतवासियों ने भी बहुत सारे मुकाम तय किए, लेकिन फिर भी अभी भी कितने सारे रहस्य और कितनी सारी मंजिलें हैं जो कि लगता है कि अभी बची। अपने ये कॉस्मोस ने अपने गोद में छुपा कर रखा है ना। अभी भी कहते हैं ना, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी ब्रह्मांड हैं, मतलब ब्रह्मांड में कितने कितने और भी ऐसे ऐसे ग्रह और नक्षत्र हैं जिनको कि गिनना हमें तो लगता है बड़ा मुश्किल सा है या नामुमकिन सा ही है। लेकिन हो सकता है शायद हम किसी दिन वहां भी पहुंचे। रेणु जी, ये जो कभी कभी उपमाएं होती है ना अलग अलग तरह की, जैसे कि यहाँ तारों को दीप, गगन के दीप कहा गया है, ये मन को बिल्कुल मोह लेती है। और ये सोचने वाले जो रचनाकार होते हैं उनको तो क्या बात है, उनका तो मन करता है कि कहाँ से वो मिल जाएं और कैसे उनसे पूछ लें कि ये कहाँ से आता है मन में। क्या आप लोग कुछ भी कह देते हैं कि हाँ चांद तन्हा टहल रहा है आसमान में, खुले खुले आसमान में, खोया खोया है। किसी ने कह दिया कि हाँ घटाओं के पीछे भी घनी घटाएं हैं, फिर भी उसके पीछे बड़ा तन्हा सा चांद है। तो ये सब यही लोग कल्पना कर सकते हैं। तो भाई वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वही केवल कवियों की बात नहीं है, बल्कि रचनाकार तो रचनाकार होता है, चाहे वो गद्य लिखे या पद्य, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम अपनी ऐसी ही एक सखी की बात करने जा रहे हैं जो लेखिका भी हैं, कवयित्री भी हैं जी। उनकी पंक्तियों से अगर हम शुरू करें तो कितना ही अच्छा होगा। केवल एक तुम्ही को जाना, केवल एक तुम्ही को जाना, श्वासों का निर्माल्य चढ़ाया, चंदन को यह छंद रचाया, भक्त तुम्हारे अगणित होंगे, मैंने तुम्हें देवता माना। भक्त तुम्हारे अगणित होंगे, मैंने तुम्हें देवता माना। तुम्हें नहीं अवकाश न बोलो, तुम्हें नहीं अवकाश न बोलो, बने रहो पाषाण न डोलो। जली जा रही प्राण आरती, जली जा रही प्राण आरती, इष्ट इसे आलोक बहाना। मैंने एक तुम्ही को जाना, मैंने एक तुम्ही को जाना। ये पंक्तियां की रचनाकार सुमित्रा कुमारी सिन्हा। उनका जन्म 1913 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था जी। और ये वो वक्त था जब देश जो था एक बहुत ही जिसको कहते हैं क्रूशियल स्टेज से, बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। हाँ, संकट की घड़ी थी बिल्कुल। और अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो चुकी थी और अंग्रेजों के साथ संघर्ष भी शुरू हो चुका था। और ऐसे में अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, शिक्षा और साहित्य और विचारों का भारत के जनमानस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। तो ऐसे में अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपनी भाषा को जीवित करना, और वो भी एक महिला द्वारा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो और इस बात को, ये बात हो सके, इसको करने में उनके घर का बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ, बल्कि यूं कहें कि परिवार के संस्कारों ने ही इस कच्ची मिट्टी को गढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे कहते हैं ना, संस्कार घर में ही बनते हैं, या यूं कहें कि हम पकते घर में ही हैं। तो उन दिनों जाहिर है कि जो, जैसे तुमने कहा ना, कि जो स्थिति थी उसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जो कलम के सिपाही थे उन्होंने अपनी शूर वीरता दिखा दी कलम के माध्यम से। तो इन्होंने भी बहुत सारी वीर रस की रचनाएं की हैं, और उनकी रचनाओं में बहुत सारे संकलन है, आशा पर्व, बिहाग और बोलों के देवता, और कहानी संग्रह भी आपने बहुत लिखा है, जैसे कि अचल सुहाग, वर्षगांठ जी, और इसी तरह से पंथनी, प्रसारिका, वैज्ञानिक बोधमाला, कन्या कुंज, आंगन के फूल, ये सब भी उनकी दादी का मटका। हाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सुमित्रा जी को बाल साहित्य में बहुत ही उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने बहुत कुछ उसको समृद्ध किया है। और 1994 में उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। और राजुल, कुछ ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम कहीं गलत हों, लेकिन आकाशवाणी से वो जुड़ी तो थी, और शायद जगराना लौटी ऐसे करके एक श्रृंखला थी जिसमें कि उनकी मुख्य भूमिका थी, लेकिन एक जुड़ी थी वो एक स्टॉक कैरेक्टर के रूप में। अगर आप मशहूर वो हुआ चरित्र हुआ था, और बहुत उन्होंने लोकप्रिय बनाया आकाशवाणी लखनऊ को, या आकाशवाणी को बनाया। हाँ, लखनऊ केंद्र से संबद्ध थी, चूंकि फैजाबाद पास में रहती थी, हो सकता है कि वो लखनऊ आ गई होंगी बाद में। तो कुछ इस तरह से उनका जुड़ाव था लखनऊ आकाशवाणी से। बिल्कुल। अगर हम उनकी कविताओं को या उनकी रचनाओं को देखें तो उसमें नारी के तीन चार मतलब अलग अलग तरह के वो दिखते हैं। जैसे कि प्रताड़ित और शोषित नारी भी नजर आएगी, फिर वहीं पर एक विद्रोही स्वर भी नारी का दिखाई देगा, और प्रगतिशील नारी भी दिखाई देगी,
और फिर उड़ान भरने के लिए उच्च भावनाएं, उन सब से भरी हुई एक नारी की प्रतिमा नजर आएगी। यानी कि नारी के सभी रूप नजर आते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने शायद मतलब यूं कहें कि गुलाम भारत देखा, फिर उसके बाद आज़ाद भारत देखा, फिर विकसित होता हुआ देश देखा, तो उसमें उन्होंने उसी क्रम में हमें लगता है कि उनकी जो नारी थी, स्त्री थी, उनका खुद का जो मन था वो रचना संसार में सामने आया उनके, और एक स्त्री को उन्होंने इस अलग अलग तरह से देखा, संघर्ष करती हुई, फिर उसके बाद उड़ान भरती हुई। और जाहिर है कि जब वो विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है तो वो बहुत सारी उड़ानें उड़ेगी। हाँ, सही बात है। और जहाँ तक उनके बच्चों के को साहित्य की बात है जो उन्होंने जिसमें उनका बहुत प्रमुख योगदान माना जाता है, तो उसमें ये जो दादी का मटका या इस तरह के कुछ और कविताएं हैं, या अगर हम सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी की एक कविता है, हम बाल गोपाल सभी मिलकर दुनिया को नई बनाएंगे, जो अभी नींद में सोए हैं, जो अंधकार में खोए हैं, कल उनको हम ही जगाएंगे। वाह वाह वाह। जो नींदें अब तक भरी नहीं, जो फुलवारी है हरी नहीं, कल उनको हम ही बसाएंगे। जो शीश सदा से झुके हुए, जो कदम आज है रुके हुए, कल उनको हम ही उठाएंगे। क्या बात है। जो अंकुर डरे उभरने से, जो पौधे डरे संवरने से, कल उन्हें हम ही लहराएंगे। हम छोटे आज बढ़ेंगे कल, धरती से गगन चढ़ेंगे कल, हम ऊंचा देश उठाएंगे। वाह वाह वाह, क्या तो बच्चों को शिक्षा देती ये एक उनकी कविता भी बहुत प्रसिद्ध हुई। इस तरह से उनकी कई रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा जनमानस को छूती हैं, और कवि सम्मेलनों में भी उनका बहुत योगदान रहा। यानी कि उन्होंने मंच पर भी बहुत सारी अपनी रचनाएं पढ़ी। मतलब क्या कहना चाहिए, बड़ी प्यारी सी 4 लाइन ये भी है। खिड़की में मुंह डाल सोचते होगे तुम यूं उन्मन, कितनी तृष्णा से पूरित है मानव का नन्हा मन। है ना, जैसे कि उन्होंने शायद कहीं ना कहीं चले जा रहे होगे तुम ओ दूर देश के वासी, चली रात भी चले मेघ भी चले चलने के अभ्यासी। अब चलने के अभ्यासी, कितने सुंदर इन्होंने शब्दों का इस पंक्ति को इसमें पिरोया है शब्दों को, कि वाह क्या बात है ना। भरा आषाढ़ घटाएं काली, अभी सावन की देखिए कैसी बात है, नभ में लटकी होंगी, भरा आषाढ़ घटाएं काली, नभ में लटकी होंगी, चले जा रहे होगे तुम कुछ स्मृतियां अटकी होंगी। वाह वाह वाह, है ना। तो इतने सरल सरल शब्दों में, और जैसे हर शब्द पर, हर लाइन पर ऐसे वाह वाह बच्चों को याद हो जाए और उनको कुछ सीख भी मिले, ऐसी उनकी रचनाएं। जी। तो रेणु जी, ऐसी हम जैसे कहते हैं कि लिखना एक, जैसे भी आपने शुरू में कहा था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कल्पनाओं की ये उड़ान भरना मुश्किल काम है, सबके बस की बात नहीं है। और इसमें भी बच्चों के मन को छूने वाली, वो जो बच्चों को समझ में आ जाए, वो रचनाएं करना, वो तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि बच्चे बहुत सरल होते हैं इसीलिए तो सरल लिखना ज्यादा मुश्किल है ना। हाँ। हम भारी भारी शब्दों से सबको भ्रमित करना चाहते हैं और आकर्षित करना चाहते हैं। मन के सच्चे बच्चे, और इन बच्चों की जो आसपास की दुनिया होती है वो भी उतनी भोली भाली, उतनी ही मासूम होती है। हाँ, तो देखो हर इंसान अपने आसपास एक अपनी स्मृति का, अपने पसंद का एक संसार बना लेता है। हम अपनी जो दुनिया बनाते हैं ना, हम जो सोचते हैं कि हमारे आसपास लोग खराब है या दुनिया खराब है, ऐसा नहीं है, वो हम ही रचते हैं। रेणु जी, ये तो आपने बड़ी मजे की बात कही है। इस पर भी किसी दिन बात की जाए और इस पर जरा विचार किया जाए। विचार तो हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सुन रहे हैं। तुम ना विचार करो ज्यादा क्योंकि बच्चों का नाम सुनते ही सब लोग धड़ाधड़ लिखने लगे। देखो फेसबुक पर कितने संदेश आ गए। अब आपने लिखा है कि बचपन और दोस्ती, इस विषय ने सारी यादों को ताजा कर दिया। मेरा 5th ग्रेड का एक ग्रुप है, अब देखो कितनी मजेदार बात है, जिसमें आज भी हम सब मित्र जुड़े हुए हैं। कुछ पुरानी यादें हर दिन ताजा हो जाती हैं, कोई झिझक, कोई बात ऐसी नहीं जो हम छुपाएं। कुछ लड़के भी साथ में, 2 दशक पुरानी दोस्ती आज भी उसी जोश के साथ कायम है। मिलना तो नहीं हो पाता, पर इंटरनेट के माध्यम से हम सब साथ साथ हैं। ये विद्यालय के मित्र और घर के भी हैं। बच्चे भी जब उनका नाम सेव देखते हैं तो मजाक में तक कहते हैं, क्या आई आज भी वही दोस्त से बातें। पर न टूटने वाले रिश्ते आज इन 2 वर्षों में, 2 दशक होगा वर्षों में एक साथ
इनके साथ ने भी जीने की एक राह दिखाई है। तो इन 2 वर्षों में, या ये शायद लॉकडाउन की बात कर रही हैं भी, या जो भी बात है, लेकिन वाकई कितनी मजेदार बात है। अब सच बात है, बच्चे भी ऐसे आंखों में मुस्कुराते हैं कि अच्छा तो आपकी दोस्ती इनका है। भी दोस्त, हाँ। कभी कभी बच्चों को लगता है, जैसे कि एक हमारे सुनने वालों ने एक ये संदेश भेजा है, बचपन की दोस्ती और दोस्त दोनों ही जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। उन जैसे दोस्त चाह कर भी कभी नहीं मिल पाते हैं। जबकि बड़े होते होते हम कितने लोगों से मिलते हैं, दोस्ती भी करते हैं, लेकिन जो बात बचपन वाली दोस्ती में होती है वो उसमें नहीं होती। बचपन की वो प्यारी यादें, वो शरारतें जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो बचपना फिर से खेलने लगता है जी। उन यादों के साथ दोस्त ही नहीं बल्कि बचपन भी वापस आ जाता है। इसीलिए बचपन के दोस्त दूर भले ही हो जाएं लेकिन अलग नहीं हो पाते। कितने खूबसूरत हुआ करते थे बचपन के वो दिन। सही बात सिर्फ 2 उंगलियां जुड़ने से दोस्ती फिर से शुरू हो जाया करती। क्या बात है, क्या बात है। वाकई ये 2 उंगलियां केवल जुड़ने से दोस्ती शुरू हो जाती थी, और अब तो कितनी बार भी मिलने की कोशिश करो वो दोस्ती फिर से नहीं शुरू हो पाती। बहुत सारे लोगों ने लिखकर भेजा है। एक ने बड़ा अपना दर्द लिखकर भेजा है कि पुरुष वर्ग अपने कार्य के अनुसार वक्त के साथ अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ शादी हो जाने के बाद भी मिलती जुलती रहती हैं। भाई इस पर हमको तो भाई ऑब्जेक्शन है। हाँ, क्यों? अरे भाई अभी तक तो हम ये सोचते थे कि पुरुष जो है उनका घर रहता है, लड़कियां शादी होने के बाद कहीं और चली जाती हैं, इसलिए उनकी दोस्ती कायम नहीं रह पाती, बल्कि पुरुष तो गाहे बगाहे मिल लेते हैं और उन्हें आज़ादी भी उतनी होती है। लेकिन ये उल्टा ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं मिलती रहती हैं। कहाँ, अगर महिला को, हमारी अगर किसी भी सखी को ऐसा ससुराल मिल गया कि क्या कहें, अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें कहनी नहीं चाहिए। हमारे सब साथी समझदार हैं कि मतलब पत्नी की जो परिवार के लोग हैं उनको भी हम उतनी तवज्जो नहीं देते जितने कि पुरुष के परिवार वालों को। फिर सहेली तो बड़ी दूर की बात है। सही बात तो है। लेकिन आजकल काफ़ी बदल गया है माहौल, काफ़ी कुछ बराबर से तरजीह दी जा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखें, और दोस्ती अरे है। तो अपने हाथ में है। अगर ऐसा लग रहा है तो पुरुष भी कोशिश करे ना। अरे चलाती खूब चलती है इनकी दोस्ती। स्त्रियां तो ऐसे ही करती हैं ना कि बस देख लिया, कहीं से पता लगा और उन्होंने सारा अहम छोड़कर बस तुरंत पूछा, अरे तुम इस क्लास में पढ़ती थी, इस स्कूल में पढ़ती थी, इस कॉलेज में पढ़ती थी, इस शहर की हो, इनको जानती हो, उनको जानती हो, और बस वहीं से बातों का सिरा जुड़ते जुड़ते वो लोग दोस्ती पकड़ लेती हैं। और ये दोस्ती शुरू होती है बचपन से। जी हाँ। तो भाई ऐसा है कि ये इसमें स्त्री पुरुष वाला मामला तो नहीं है। हाँ, जो बात है तो बात है, कुछ लोगों की दोस्ती बनी रहती है, कुछ लोग अभी भी 30-35 पुराने अपने दोस्त मिल जाते हैं, कहीं इकट्ठा भी होते हैं। तो ये तो निर्भर करता है कि हम किस तरह से उसको जिंदा रख सकते हैं। और यही बात आज हम करने वाले हैं कि बचपन और दोस्ती का कैसा चोरी दामन का साथ होता है, कैसे बचपन में ही दोस्ती करने, दोस्त चुनने और दोस्ती निभाने के संस्कार पड़ते हैं। जी हाँ। तो भाई कुछ इसमें घर भी कुछ मदद करता है क्या? हाँ, मतलब बिल्कुल। अब जैसे अक्सर बच्चे आके घर बच्चे बाहर खेलने गए, या तो घर के पड़ोस के दोस्त हैं, पड़ोस के दोस्तों के साथ कितनी देर वो बात करते हैं, क्या करते हैं, पड़ोसियों के बारे में माता पिता का क्या व्यवहार है या क्या उनका विचार है, इसका बहुत असर पड़ता है उनकी दोस्ती पर। कई बार ये देखा गया है कि माता पिता पड़ोसियों को उतना पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चों में आपस में बड़ी पक्की दोस्ती है और एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। तो ये भी हो सकता है। लेकिन कई बार माता पिता के विचारों से उन बच्चों की दोस्ती जो है प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात कि बच्चों की बल्कि जो दोस्ती है उससे हमें सबक लेना चाहिए, न कि अपनी छाया उस पर पड़ने देनी चाहिए, अपनी भावनाओं की। या हम तो कहते हैं कि जो चीज़, देखो कुछ भी अगर हम कहीं से भी दोस्ती अगर तोड़ रहे हैं या कहीं इस तरीके की बात कलुष मन में डाल रहे हैं, तो कलुष शब्द ही अपने आप में नकारात्मक है, यानी कि वो नहीं होना चाहिए। तो कम से कम आप, पहली बात तो आप अपने मन में ही उसका बीज न पनपने दें, उसको रोपित न करें, और बच्चों में तो बिल्कुल ही न डालें, क्योंकि बहुत कच्ची मिट्टी है, उसमें कुछ भी जम सकता है, आसानी से अंकुरित हो जाएगा। तो ऐसा न करें। और बच्चों से बल्कि हमें लगता है कहीं ना कहीं राजुल सबक लेना चाहिए। बच्चे जिस तरह भूल कर फिर से दौड़ के चले जाते हैं उसी घर में जहाँ कल उन्हें डांट पड़ी होती है, या उन्हें ऐसे झिड़की मिली होती है छोटी सी, क्या है जब देखो तब चले आते हो, भागो यहाँ से, वहाँ फिर पहुंच जाते हैं 2 मिनट बाद। तो बल्कि ऐसा नहीं लगता कि हमें उनसे सीखना चाहिए। और जैसे तुमने अभी बताया कि बच्चे कहीं पड़ोस में खेल कर आए या स्कूल में से ही आए और उन्होंने बताया पापा आज उस बच्चे ने हमें मार दिया था, मोहन ने। तो उन्होंने कहा अच्छा, मेरे बेटे होकर तुम मार खा के आए हो, जाओ कल मार के आओ।
भाई इस तरह से ना करें, बल्कि उसको कहें कोई बात नहीं, क्योंकि सीधे साधे लोग भी इसी दुनिया में हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। या कोई बहुत क्रांतिकारी घर वाले होते तो ये भी कहते हैं अरे मोहन तो है ही ऐसा मरकहा, मारता ही रहता, तुम दूर क्यों नहीं रहते हो उससे, क्यों खेलने जाते हो उसके साथ, बहुत ये फला। अब मोहन की पूरी पत्री खुल जाएगी, पूरी पत्री खुल जाएगी, पूरे उसके व्यक्तित्व का चित्रण हो जाएगा। हाँ। किसी भी उस समय बहुत अच्छे बड़े रचनाकार हो जाते हैं। हाँ। और उस बच्चे की खूब बुराई करके अपने बच्चे के मन में एक विष बीज बो देते हैं कि मोहन खराब है। तो कुछ ऐसा करें कि कह दें कि छोड़ दो, कल फिर जाना बेटा, और भूल जाओ इन सारी चीज़ों को। तो कुछ इस तरीके की जिम्मेदारी हम माता पिता की है। इसके साथ साथ जैसे अभी तुमने कहा बुराई ना करें, तो ये जो बीज जो है वो हम ना दें, इसी तरह से बुराई ना करें। और कुछ भी जो आदतें हैं बच्चों को, कुछ अच्छे बच्चों के बारे में बताएंगे, देख तुम्हारे क्लास में ऐसा बच्चा या वैसा बच्चा है, ये ना कहे वैसा बनो, लेकिन हाँ अगर आप तारीफ करेंगे तो आपके बच्चे के मन में खुद ऐसा आएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसको अपनाया जा सकता है। लेकिन तुलना कभी ना करें, है ना, दोस्त से ना करें, नहीं तो कभी कभी वो जो दोस्ती है वो नफरत में धीरे धीरे बदलने लगती है ना। बिल्कुल। और अगर कोई नकारात्मक गुण बच्चे का देखने में आए, जैसे कि कुछ बच्चों की जैसे आदत अगर है ऐसी कि किसी का सामान उन्होंने उठा लिया, हाँ, किसी का इरेजर है, पेंसिल, हाँ, अच्छी लगी और उठा के घर ले आए वो, और या टिफिन खा लिया, ये बहुत सुनने में आता है कि फला बच्चा टिफिन खा जाता है सबका। तो इस बारे में अपने बच्चे से बात करने की बजाय और उसको ये सिखाने की बजाय कि आज फिर उसने सोहन ने तुम्हारा टिफिन खा लिया, ये कहने के बजाय टीचर्स के साथ, मेरे ख्याल से टीचर्स इतनी ज़्यादा परिपक्व होती हैं और इतनी अच्छी तरह से समझाती हैं वो, कि उनसे एक बार बात करके देखें कि इस बारे में थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ टिफिन खाने तक की बात नहीं है, ये इस बच्चे आगे बढ़ सकती है। हाँ। और बल्कि हमें लगता है जैसे तुमने कहा जो बच्चा टिफिन खा रहा है उसको अपने बच्चे के तौर पर अगर देखें कि अगर बच्चा यही आगे चलकर होगा तो उसकी आदत कुछ बड़ा रूप ले लेगी, और कुछ इस तरह से समझकर उसको समझाने की कोशिश करें, या चाहे तो आप अध्यापिका के माध्यम से या उनके माता पिता से मिलकर कुछ ऐसा करें, आप कोशिश करिए, देखिए। हाँ। और कुछ माताएं तो राजू ऐसी स्थिति में ऐसा भी करती हैं कि 2 टिफिन देने लगती हैं। हाँ। कि कोई बात नहीं, उसको खाने दो बेटा, वो उसको हो सकता है हमारे घर का खाना पसंद हो, खाने दो। तो कुछ इस तरह से हम अपना दिल बड़ा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि हम बच्चों को छोटी छोटी बातों से ये सिखाते हैं कि कैसे एक तैयारी करते हैं वो, कि कैसे आगे चलकर उन्हें समाज में कैसे मिलजुल कर, कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए रहना है। जी। और हमारी भाई एक सहेली थी, जब हम क्लास 1 में थे, पूरा दिन सुबह से शाम तक हम एक साथ रहते थे, छुपा छुपाई, कूद कूद, लूडो, गुड्डा गुड़िया, खाना पकाना, जैसे बहुत सारे खेल खेलते थे। ठंड के दिनों में हमने सिर्फ 5 साल की उम्र में स्वेटर बनाना सीख लिया था। ये हम नहीं कह रहे, हमारी एक साथी कह रही हैं। अच्छा। राजू चौंको मत, तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। हाँ? भले ही छोटे छोटे स्वेटर है पर आज भी यादगार हैं। वैसे ही हम छोटे छोटे व्यापार खेलते थे। व्यापार का एक गेम होता था ना, बड़ा मज़ेदार था, वो खेलते थे। और क्लास 2 में जब उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ खो गई। मैं बहुत लोगों से पूछा करती थी, पर छोटे से बच्चों को ट्रांसफ़र का मतलब कि क्या पता, कुछ पता ही नहीं था। हर रोज उसके घर के सामने जाती रही, कई सालों तक ताला ही लगा मिला। एक दिन उस घर में कोई और किराएदार आ गए, मैं रात रात उसके लिए रोती थी। स्कूल कॉलेज सब निकल गया पर उसकी याद हमारे दिल से नहीं गई। भाई जानी भी नहीं चाहिए, आप याद करिए। और कभी कभी ये भी होता है ना रेनू जी, कि ऐसी ही यादों का सिरा पकड़कर हम पहुंच जाते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, और वहां बचपन की कोई भूली सहेली मिल जाती। क्योंकि एक वृद्धा ने मुझे भी कुछ दिनों पहले बताया कि उनकी बचपन की, अभी वो स्वयं 80 साल की हैं, हाँ, और उनकी बचपन की एक सहेली ऐसे ही पूछते उनको सोशल मीडिया पर मिल गई, और फिर उन दोनों में तो ऐसी जुटकर बातें हुई हैं, सर जोड़ कर, और कैसी कैसी यादें ताज़ा हुई हैं। वही बात ना कि बच्चे सुनते हैं और हंसते हैं, तो उनके बच्चे भी सुन के हंस के बताते रहे कि भाई माँ ऐसे कह रही है, माँ का ये था, माँ ये करती थी, या तुम्हारी दादी देखो बचपन में ऐसे करती थी। हाँ। है ना, या किस सहेली ने क्या आपके बारे में कहा, या किस आपके मित्र ने क्या कहा, या किस तरह से अध्यापिकाएं क्या कहती थीं। या कभी कभी ऐसा भी पता चलता है कि अरे हमारी दादी तो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, या बड़ी खूबसूरत थी अपने समय में। तो हम बच्चे जो हैं वो अपने नज़रिए से देखते हैं। हाँ। और बचपन कैसा था हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़े लोगों का, ये उनके दोस्तों से पता चलता है ना। बिल्कुल। और हमारा आने वाला समय कैसा होगा, ये हमारे बचपन से पता लगता है। हाँ, ये बात तो है।
भाई दोस्ती पे तो हम लोगों ने बहुत मीठी मीठी बातें कर ली हैं। भाई दोस्ती मतलब ऐसा रिश्ता ही है बहुत मिठास भरा हुआ, और ऐसा है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कहीं घूमने जाओ तो पूरी आप दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, तो ऐसे ही जब दोस्त मिलते हैं हम ऐसे ही सारी परेशानी सारी समस्याओं से निजात पा जाते हैं, है ना? सही बात है, तो उसी वक्त में पहुंच जाते हैं। और एक दोस्ती का जो एक बहुत बड़ा गुण होता है वो ये है कि जैसे अपने दोस्त को कुछ आता है और वो अपने दूसरे दोस्त को सिखा देता है। जैसे किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है और किसी की ड्राइंग बड़ी खराब होती है। जैसे 2 बच्चों को मैंने देखा, उनमें से एक की ड्राइंग बड़ी अच्छी थी और दूसरा जो था वो जो क्रिकेट खेलने का मैदान बनाना था उसको, तो उसने क्रिकेट का जो मैदान बनाया था वो मैदान तो जैसा था वैसा था, उसके बाद उसकी जो गेंद थी क्रिकेट के मैदान में, वो गेंद जो थी वो फुटबॉल के बराबर थी। तो फिर उसके दोस्त ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि भाई क्रिकेट का की गेंद बना लो, अनुपात क्या होना चाहिए। देखो ऐसा है, हमें पता है तुम चित्र की ओर ले जा रही हो उड़ीसा के लोक कलाकार के बारे में, लेकिन एक मिनट, ऐसा है ना, ये जो बहुत आदर्श वाली स्थिति बता रही हो कि दोस्त बड़ा अच्छा सा सिखा देता है, ऐसा नहीं होता है। दोस्ती सच में ज्यादा जो होती है, एक तो थोड़ी बदमाशी करने के लिए होती है, थोड़ा ऐसी ऐसी मन की बात निकालने के लिए होती है जिसमें पेट बहुत गुड़गुड़ाता है, जो पचती नहीं है बातें वो दोस्तों से कही जाती हैं। भाई राजुल ऐसा है ना, हाँ, घर अब तो बड़े होने के बाद जैसे घर की बात हो, किसी जिसको सही मायने में कहते हैं ना पंचायत करना, वो करने वाली बात होती है, तो थोड़ा कह के मन हल्का किया जाता है, क्योंकि मालूम है कि सच्चा दोस्त किसी से नहीं कहेगा और आपको जज भी नहीं करेगा और बहुत सारी बात बड़े इत्मीनान से सुनेगा, उसके बाद आपको सही राय देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी कहे नहीं तुमने बहुत सही किया, नहीं तुमने, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे दोस्त चाहिए और इसलिए भी चाहिए। बिल्कुल। और ड्राइंग वाइंग बाद में सही होगी तुम्हारी, लेकिन हाँ, उड़ीसा की लोक कला के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, पातचित्र या पटचित्र कला, है ना। तो ये जब इस कला की बात हम करते हैं तो बड़ी खूबसूरत चित्र दिमाग के सामने आ जाते हैं, बहुत सुंदर। और वो जो इनकी जो तुमने बताया ना कि पत्ते पर करते हैं ताड़ के उस पे, वो पत्ता ही इतना सुंदर लगता है, उसमें हल्की हल्की उसमें खुद में धारियां दिखती हैं, और उस पर आज भी जब बना के ये देते हैं छोटे छोटे, अक्सर हम जब जाते हैं प्रदर्शनियों में तो अब चीजें ये फिर भी दिखने को मिल जाती हैं। तो एक तो बहुत बारीक बना होता है, वो पतला पत्ता होता है, उस पर जैसे कि बुक मार्कर होते हैं, कार्ड होते हैं पतले लंबे, तो बड़ा सुंदर लगता है देखकर ना। बहुत जी। ये एक ऐसा प्रांत है उड़ीसा जो कि उसमें जो कलात्मक विरासत है वो बहुत समृद्ध है और उसको बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने संजोया हुआ है। बिल्कुल। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जगन्नाथ जी का प्रचार करने के उद्देश्य से ये कला जन्मी, जिसको कहते हैं पट्ट कला, और राजा महाराजाओं के संरक्षण में इसको आश्रय मिला तो और पनपी ये फिर पाट चित्र कलाकृति जो थी वो सारी दुनिया के सामने आई। अगर इसकी बात करें तो मुख्य रूप से ये 3 तरह की होती। कौन से? नहीं भाई, हम नहीं बताएंगे, हमें कहाँ पता। हमने तो बस यही सुना है कि सांस्कृतिक परंपरा में, लोक कला में इसको पाता या पात चित्र कहते हैं, जो कि देश और विदेश में प्रसिद्ध है इस नाम से, है ना। तो 3 प्रकार की कौन सी होती है, अब तुम बताओ। एक तो भित्ति चित्र होते हैं जो कि दीवारों पे बनाए जाते हैं, और फिर पटचित्र या कपड़े पर बनाई जाने वाली जो कलाकृति और फिर जो अभी आपने जिक्र किया था तालपट चित्र या ताड़ के पत्तों पर जो बनाई जाती है। या यूं तो ताड़ के पत्तों को चित्र फलक की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी फलक यानी कि यूं कह सकते हैं कि आजकल हम कहते हैं शीट, कैनवस या शीट, या वो स्थान जहां पर हम बनाते हैं, उस पन्ना कह लो, कागज का पन्ना कह लो, कपड़ा, जो भी चीज है वो फलक है। और प्रयोग करने की परंपरा भारत के हमारे जो देश में बहुत सारे स्थानों पर प्रचलित है। वैसे तो ताड़ के पत्तों पर पहले लिखा भी जाता था, लेकिन उड़ीसा के लोक कलाकारों ने इसे नए आयाम दिए हैं, है ना। और उड़ीसा के कलाकार ताड़ के पत्तों को जोड़कर चौकोर बनाते हैं, ऐसे आयताकार, और फिर इस तरह से चौकोर या आयताकार पत्तों पर वो चित्रकारी करते हैं। और इन चित्रों में, पाट चित्रों में राजाओं के चित्र होते हैं, कथा कहानियां होती हैं, प्रादेशिक नृत्यों के चित्र बनाए जाते हैं। बिल्कुल। रामायण और भागवत के पात्र होते हैं, उनके प्रसंग होते हैं, ये सब इनके प्रिय विषय होते हैं चित्रकारों के। इसके अलावा पारंपरिक देव देवताओं को भी पटचित्र पर अंकित किया जाता है। और उसके साथ साथ वहाँ के जो
मतलब पंछी वो देखते हैं, पक्षी पंछी पशु हों और सीढ़ी आदि जो बनती हैं, सामाजिक जीवन का जो है ना वो चित्रण इसमें देखने को मिलता है। ऐसे ही पेड़ पौधे भी वहाँ पर उकेरे जाते हैं। और पारंपरिक रूप से पट्टचित्र बनाने का पहला चरण है पट्ट यानी कपड़े की पृष्ठभूमि तैयार करना। ये पुरानी साड़ियों से बनाया जाता है और इसके लिए कपड़े की कई तह यानी कई परतें इमली के बीज से बनाए गए पेस्ट से इनको जोड़ दिया जाता है। यानी कई परत ली जाती हैं और जिनको इमली से बनाया हुआ जो उसके पीस कर उससे जोड़ दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। और कपड़ों की तहों को चिपकाने के लिए इसके इमली के बीज के साथ साथ कैथा या बेल के रस का प्रयोग किया जाता है। तो बेल का रस जो होता है, जो उसमें जो बीज होती है उसमें भी लस जैसा होता है, वो भी चिपकाने का काम करता है, चिपका देता है। और वांछित मोटाई यानी जितनी ज़रूरत होती है उस मोटाई मिलने पर कपड़े को धूप में सुखाया जाता है और इस तरह से एक पट्ट तैयार हो जाता है, यानी कि वो चीज़ तैयार हो जाती है जिस पर कि चित्रकारी करनी है जी। फिर इस पर उड़ीसा में जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वो ऐसी है कि तमाम तरह की पत्थर मिट्टी ऐसी है कि आप उसको चित्रकारी में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा ही उड़ीसा का मुलायम मिट्टी का पत्थर होता है और फिर इसे पीसकर और इमली के बीज के पेस्ट से दोनों को आपस में मिलाकर इसको मिश्रण लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना एक प्राइमर सा लगा दिया जाता है शुरू में एक जी, यानी कि वो एक रस हो जाए। प्राइमर लग जाने से जो बाकी रंग हम जब लगाते हैं तो वो अच्छे से उसमें जज्ब हो जाता है, यानी चिपक सा जाता है, फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। तो उसके बाद फिर उसको गोलाकार पत्थर से या फिर सीपी से या लकड़ी का कोई चिकना टुकड़ा लेके उसे उसको खूब घिसा जाता है। अच्छा। कि जिससे वो चिकना हो जाए। ये सीप की बात आती है तो राजू यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाह रहा है। सीप से याद आ रहा है पहले छीलने का काम किया जाता था, आलू आदि नहीं पता, उसको घिस के अंबिया के छिलके देखे थे जी। तो सीप जो आधी होती है थोड़ी लंबी सी, जैसे अमिया जैसी ही जो लंबी वाली होती थी, उसको घिस घिस के उसमें छेद कर लिया जाता था और फिर उसी छेद से छीलनी की तरह उसको काम किया जाता था। पहले ये छीलने वाली चाकू नहीं आती थी, याद है? तो इस सीपी से छीला जाता था, जिसको पीलर कहते हैं। तो पीलर हमारे पुराने रसोई घरों में इस तरह का होता था। क्या दिला दिया आपने। याद आ गया भाई, मजा आ गया हमें तो। फिर अब ये जो खास चीज होती है, ये पूरा जो शीट बना लिया आपने, उसका तो तैयारी होती है खास। इसके बाद इसके रंग वो बहुत खास होते हैं। तो रंगों के लिए ऐसा करते हैं, सब सारे प्राकृतिक रंग होते हैं इनके। तो सफेद रंग बनाने के लिए यही सीपियों का पाउडर, इसे पीस लिया जाता है खूब बारीक और फिर उसमें पाउडर बनाकर उसको पानी में घोल बनाकर पानी से में डालकर उसको पका लिया जाता है और जैसे कि वो पक्का हो जाता है, सा रंग हो जाता है। बहुत सुंदर सा होता है। और इसी तरह से काला रंग जब बनाना होता है राजुल, तो मिट्टी के बर्तन को जलते दिए पर रखकर कालिख तैयार कर ली जाती है। जैसे काजल बनता था। काजल पहले बनता था, या यूं कहें कि जहाँ दिया आदि आले पर जलता था तो वहां पर कालिख अपने आप जम जाती थी। तो कुछ इस तरह से इसके लिए विशेष तौर से तैयार किया जाता है। अब जरूरत पड़ती है हरे रंग की ना। तो हरा रंग हरे पत्तों से या हरे रंग का पत्थर भी वहां पर एक होता है, उसको पीसकर उससे तैयार किया जाता है। और लाल, पीला और नीला रंग भी इसी तरह से बनाया जाता है। वहां पर स्थानीय पत्थर हैं हिंगुला, हरितल और खंडनील। तो इन्हीं पत्थरों को पीस के उसका रंग अलग अलग रंग तैयार किए जाते हैं जैसी कि चित्र में ज़रूरत हो। और लेकिन इतनी बारीक चित्रकारी होती है कि क्या बात है। ऐसे भुवनेश्वर की अगर बारीकी की बात करें तो भुवनेश्वर के चांदी के जो वो होती है ना, क्या कहना चाहिए, हमारे गहने जो होते हैं, बहुत बारीक जालीदार काम होता है। लगता है कि मतलब धागे से बनाया गया है। इतनी मतलब वो भी चांदी की, सोचो कितना मुश्किल है, लेकिन बड़ी खूबसूरत चित्र मतलब डिजाइन देखने को मिलती है। और इतना बारीक वहां पर काम होता है। तो भाई हमारा देश जो है बहुत समृद्ध है और अपने देश को और जानें और देखें। और ये जो चित्रकारी है, कोशिश करें कि हम सब मिलकर सीखें इसको। अगर मौका मिलता है आपको तो इसको सीखें और इसको इसी तरह से संजोएं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जाने और इस पर उनकी रुचि भी पैदा हो, है ना।
और हर चित्र जो है वो एक बहुत सरस सी कहानी कहता है। हर चित्र के साथ जो है कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई एक दास्तान से जुड़ी रहती है। तो मुझे तो ये चित्र बहुत ही सुंदर, चित्र ही क्यों, कोई भी कलाकृति में तो ये होता ही है। जैसे कि कढ़ाई की भी बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि महिलाएं जो होती थी, जिस तरह का घर में भाव चल रहा होता था उसी तरीके की वो कढ़ाई भी करती हैं। तो जाहिर है कि हम अपने मनोभाव को प्रदर्शित करने का ये जो कला है बहुत अच्छा साधन है। तो जाहिर है कि वही भाव आते हैं जब हमारे जो जैसा मन होता है वैसे ही चित्रकारी होती है। लेकिन आजकल फिर जो दौर चल रहा है उसके बारे में भी क्या कहना। दोस्ती हमारे जो हमने इस पे इतनी चर्चा की, तो हमारी आपकी दोस्ती बनी रहे, कार्यक्रम सुनते रहे आप, लेकिन हमारी बातों पर आप इतना अमल करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो एक छोटी सी बात और हम कहना चाहते हैं कि कोविन, COWIN, कोविन एक ऐप है जिसमें कि मतलब जिसके माध्यम से आप कोविड के लिए जो है आजकल कोरोना चल रहा है उसके लिए वैक्सीनेशन अगर आपको करवाना है, करवाना नहीं है बल्कि करवा ही लीजिए। 45 वर्ष से आपकी अगर उम्र ज़्यादा है तो आप इस कोविन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, पंजीकरण करवा लें। जो भी सामान्य सी जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो आप उसमें लिख दें और आपको समय दे दिया जाएगा। और एक बार जो फालतू की अफवाहें आ रही हैं उन पर गौर न करें। अगर कुछ समस्या है, जैसे कि कभी कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती है, हमारा देश इतनी जनसंख्या वाला देश है, तो थोड़ा धैर्य रखें, आगे पीछे आपको भी लग जाएगा। तो जब आपकी बारी आए आप कोशिश करें, ज़रूर लगवाएं। और उसके संग ये होगा, वो तकलीफ होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, भाई छोड़ दीजिए। भाई वो बचपन के दिन याद कर लीजिए ना, जो ये बाह में टीका लगता था BCG का, कितना दुखता था। बहुत दिन तक तो स्कूल न जाने का बहाना भी रहता था कि भाई दुख रहा है बहुत। बच्चे पास में बैठेगा बच्चा और उसने अगर दुखा दिया तो राजू क्या कहना चाह रही हो कि मतलब आप टीका लगवा के 2-4 दिन घर में आराम कर सकते हैं? नहीं करिए, निकलिए। हम तो करेंगे, हम तो कहेंगे भाई हमें तो बहुत दर्द हो रहा है, आज तो हम एक गिलास पानी भी नहीं उठाएंगे। तो एक ये भी है बहाना, मतलब एक क्या कहना चाहिए, लगवाने का एक लालच है छोटी सी, आप 2-3 दिन कर सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं अगर आपका शरीर ये कहता है तो आराम कर लीजिए। इससे ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, क्योंकि आपके शरीर को जब उस हिसाब से इम्यून किया जाता है तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वही नज़र आते हैं, जो कि खतरनाक नहीं होते। खतरनाक नहीं है। दूसरा एक बात और है कि आप इस बात से खुश हों कि आपका शरीर उसके लिए तैयार हो रहा है। कहीं एक कह सकते हैं ना, जैसे हम घर में कोई तब्दीली करवाते हैं तो जाहिर है थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा घर भी परेशान होता होगा ज़रूर। वैसे ही आपके शरीर में एक वैक्सीन डाला जा रहा है ताकि कोई अगर समस्या आए तो वो अपने आप में सुरक्षित रख सके शरीर। तो एंटीबॉडीज तैयार कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो केमिकल लोचा अंदर कहीं कुछ हो रहा है, तो आप भी थोड़ा बर्दाश्त करिए। शरीर अंदर कितना परेशान हो रहा होगा, तो थोड़ा बहुत आपके ऊपर प्रभाव आ रहा है उसको समझें। जिसने वैक्सीन लगवा ली है वो फिर भी एहतियात बरते, है ना, क्योंकि जो 2 बार में लगती है तो वो 2 बार का समय, उसके बीच का मतलब ये नहीं कि एक बार चली गई और आपने सोचा कि हमने रामबाण हमें मिल गया, कवच मिल गया, अब हम फ्री हैं। दूसरी एक बात और है कि दूसरा वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी पूरा शरीर समय लगता है। 3 महीना लगभग, ऐसा बता रहे हैं लोग, जितनी जानकारी है कि लगभग 3-4 महीने तक, 3 महीना लगता है आपके शरीर को उसके लिए तैयार होने में, पूरी तरह से सुरक्षित होने में। लेकिन फिर हम कहेंगे कि चूंकि ये पहली बार आ रहा है और अभी ये जन्म लिया है इसने वैक्सीन ने, तो बहुत सारी चीजें अभी सब भविष्य के गर्भ में है, सब चीज फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। लेकिन जितना है, जितनी जानकारी है, जितनी भी प्रतिशत अगर आपको सुरक्षा मिल रही है तो उतनी सुरक्षा तो ले लीजिए आप। बिल्कुल, है ना। और इसके साथ ही साथ जो सुरक्षित रहने के और उपाय करते आए हैं, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका करते रहे हैं कि मास्क लगाना, हाथ धोना, दूरी बरतना और घर से न निकलना, वो जरूर उसका पालन करते रहे। जब तक काम ना हो तब तक ना निकले। और एक बात और है, एक और चीज है जिसकी वजह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। वो क्या? वो ये कि सखी सहेली सुनते रहेंगे तो आप घर से कहीं नहीं निकलेंगे, तो आप बिल्कुल ना निकलें घर से। और मतलब पूरे दिन विविध बातें सुनते रहें। हाँ, है ना? एक आकर्षण, चलिए हम सखी सहेली की बात जैसे करें, तो एक आकर्षण तो 3 बजे तक ये रहेगा ना कि अभी 3 बजे आने वाला होगा, तो तब नहीं जाना है। 1:30 बजे खाना खाया, 1:30-2 बजे करीब, उसके बाद थोड़ा तो आप घर में आराम करेंगे, एकदम से तो नहीं निकल जाएंगे। तो उसके बाद 3 बजे के लिए तैयार होना है। और अच्छे से एक बात और हम कहेंगे कि सखी सहेली सुनने के लिए खूब अच्छे से तैयार होकर बैठा करिए सुनने के लिए। क्योंकि बहुत सारी वाइब्स जो है
हैं, पहुंचती हैं। और रेणु जी हमेशा बताती हैं कि उन वाइब्स के साथ ही उनकी जो हंसी है, जो कि सुनने वालों को बहुत अच्छी लगती, उनको बातें बहुत अच्छी लगती, वो आपकी हंसी से ही और ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, निखरती है, रिफाइन होती है। तो भाई हमें आपकी मदद चाहिए, तो आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही हमारी पूरी सहायता करते रहिए कार्यक्रम करने में। और अब कार्यक्रम समाप्त करने के लिए दीजिए इजाजत राजुल और रेणु चतुर्वेदी को नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।